हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे EMRS के एग्जाम के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट करवाया जा रहा है उसमें हमने अभी की थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर जो अलग अलग डोमेन है और उनको जिस जिस कैटेगरी में बांटा गया है उन कैटेगरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की तरफ जाते हुए हम इसके उद्देश्य को देख लेते हैं दोबारा। जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, भावात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स और क्रियात्मक उद्देश्य, कोनेटिव या फिर साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारी डोमेन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। आगे देखें, यह बात उल्लेखनीय है कि ब्लूम ने ज्ञानात्मक क्षेत्र में काम किया। जो अभी हम इस वीडियो में करेंगे वो करेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ब्लूम ने जो ज्ञानात्मक क्षेत्र में काम किया था उसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लूम, कर्थ-वोहल तथा मासिया ने 1964 में भावात्मक क्षेत्र में काम किया। ये भी याद रख लेना आप। ब्लूम, कर्थ-वोहल और मासिया इन्होंने भावात्मक क्षेत्र में काम किया था। अंततः सिम्पसन का मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी हमारी उसमें बता ही दिया था। अंततः सिम्पसन ने 1969 में क्रियात्मक क्षेत्र में काम किया था। साइकोमोटर डोमेन में इन्होंने काम किया था और उसे विधिवत वर्गीकृत किया। इन्हीं की सहायता से अध्यापक शिक्षण एवं अधिगम के उद्देश्य निर्धारित कर सकता है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन उद्देश्य उन्मुख होना चाहिए। ये नाम आपने याद रखने हैं, किसने कौन से क्षेत्र में काम किया। ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन में, ब्लूम, कर्थ-वोहल और मासिया ने अफेक्टिव डोमेन में और जो सिम्पसन है उन्होंने साइकोमोटर या फिर कोग्निटिव डोमेन में। अभी हम करेंगे कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, ज्ञानात्मक उद्देश्य को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जो लास्ट वीडियो थी हमने उसके अलग अलग टेबल के रूप में मैंने आपको पार्ट दिखाए थे। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। इन 6 के 6 जो कैटेगरी हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ज्ञान, नॉलेज, यह ज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित लक्ष्यों का निम्नतम स्तर है। ये निम्नतम स्तर है। लो लेवल का जो है ये है नॉलेज, जो ये स्तर है। इसमें विशिष्टताओं, विधियों एवं प्रक्रियाओं, प्रारूपों तथा संरचनाओं का प्रत्यास्मरण सम्मिलित है। इनमें इसमें रिकॉल, जो विधियां होती हैं, टीचिंग स्टाइल्स होता है या प्रक्रियाएं होती हैं या स्पेसिफिक्स कुछ भी बातें जो सिखाई जाती हैं, जिस चीज की नॉलेज दी जाती है उनका रिकॉल, उनको याद करना, ये इसमें सम्मिलित है। अध्यापक ऐसी स्थितियों का आयोजन करता है जिसमें विद्यार्थी परंपराओं, वर्गीकरणों, मापदंडों, नियमों तथा सिद्धांतों का प्रत्यास्मरण करता है। विषय वस्तु की दृष्टि से इस वर्ग के निम्नलिखित 3 स्तर हैं। लेवल्स देखें इसमें ध्यान से। विशिष्टताओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स। विशिष्टताओं के ज्ञान का अर्थ है विशिष्ट शब्दावली, तथ्यों तथा सूचनाओं का प्रत्यास्मरण, फैक्ट्स और जो इंफॉर्मेशन होती है उनका रिकॉल। विशिष्टताओं का ज्ञान निम्नलिखित उपवर्गों में बांटा जा सकता है। इसको ध्यान से देखते रहे और ये समझते रहे बातें, तभी आपको जो ज्ञान नॉलेज है उसका अच्छे से समझ में आएगा, जो नॉलेज है उसका क्या उद्देश्य है। शब्दावली का ज्ञान, नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी। शब्दावली का ज्ञान, शब्दावली का अर्थ है शाब्दिक एवं अशाब्दिक संदर्भों का ज्ञान। इसमें तकनीकी शब्दावली की परिभाषा भी सम्मिलित है। जो टेक्नीशियन जो टर्मिनोलॉजी होती है उसकी परिभाषा भी इसमें सम्मिलित है। इन परिभाषाओं में संबंधित शब्दावली के गुणों
तथा इनके विभिन्न भागों के परस्पर संबंधों को भी स्पष्ट किया जाता है ताकि विभिन्न शब्दावली के सामान्य अर्थ को समझा जा सके। इसमें क्या होता है, जो शब्दावली का गुण है और जो शब्दावली का अर्थ है उसको समझा जाना चाहिए। ये स्टूडेंट की समझ में आना चाहिए कि इस शब्दावली का मीनिंग क्या है। आगे देखें, विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स। इसका अर्थ है विशिष्ट घटनाओं, जो स्पेशल जो घटनाएं होती हैं उनका ज्ञान बच्चों को दिया जाना चाहिए। तिथियों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, व्यक्तियों का, स्थानों आदि का ज्ञान जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान, जो स्पेशल फैक्ट्स होते हैं उनका ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। विशिष्ट तथ्यों के सामान्य ज्ञान तथा उनके प्रत्यय सामान्य के साथ संबंधित है। उनको मेमोरी में होनी चाहिए बातें। अगर उनको किसी बात का ज्ञान दिया जा रहा है तो उनको मेमोरी भी उनकी होनी चाहिए, उनको याद भी उनको करवाया जाना चाहिए। आगे देखें, विशिष्टताओं से संबंधित उपायों एवं साधनों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स। इसमें संगठन, अध्ययन, निर्णय तथा आलोचना के उपायों एवं साधनों का उल्लेख होता है। इसमें जांच की विधियों, काल क्रमानुसार घटनाक्रम तथा निर्णय के स्तर भी सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त संगठन के प्रारूप भी सम्मिलित हैं, जिनके अनुसार विषय के विभिन्न क्षेत्रों का निर्धारण तथा उनका आंतरिक गठन किया जाता है। इसमें क्या बताया गया है, जो उपाय होते हैं और जो साधन होते हैं, स्पेशल जो किसी भी घटनाक्रम है कोई भी, उसकी जांच की विधियां और उनका घटनाक्रम और जो इवेल्युएशन होता है उसके अंदर ये सब शामिल होते हैं। कि कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट है उनको हर जो स्पेसिफिक बातें होती हैं उनका ज्ञान दिया जाना चाहिए। आगे देखिए, ब्लूम ने विशिष्टता से संबंधित उपायों एवं साधनों को 5 वर्गों में विभाजित किया है। नॉलेज ऑफ कन्वेंशंस, इसमें विचारों तथा घटनाओं को प्रस्तुत करने के विशिष्ट उपायों का ज्ञान सम्मिलित है। विद्यार्थियों को बोलने और लिखने के शुद्ध रूप एवं प्रयोग के प्रति सचेत करना। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ ट्रेंड्स एंड सीक्वेंसेस। इसमें काल के संदर्भ में घटनाओं की प्रक्रियाओं, दिशाओं एवं गतियों का ज्ञान सम्मिलित है। उदाहरण स्वरूप भारतीय जीवन में स्पष्ट भारतीय संस्कृति की निरंतरता एवं विकास का ज्ञान। कि बच्चे ने को ज्ञान होना चाहिए भारतीय, ये एग्जाम्पल के तौर पर है, भारतीय संस्कृति की कैसे कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो रहा है उसका ज्ञान। नॉलेज में टर्मिनोलॉजी, स्पेशल फैक्ट्स, नॉलेज ऑफ कन्वेंशंस, नॉलेज ऑफ ट्रेंड्स, सीक्वेंसेस, नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया। इसमें उस मापदंड का ज्ञान सम्मिलित है जिसके अनुसार तथ्यों, नियमों, मतों तथा आचरण का परीक्षण किया जाता है। उदाहरण स्वरूप मनोरंजन क्रियाओं के मूल्यांकन के लिए मापदंड का ज्ञान। नॉलेज ऑफ मेथडोलॉजी, नॉलेज ऑफ मेथडोलॉजी, इसमें जांच तकनीकों तथा प्रक्रियाओं की उन विधियों का ज्ञान सम्मिलित है जिनका किसी विशेष विषय क्षेत्र में तथा विशिष्ट समस्या क्रियाओं की जांच पड़ताल में प्रयोग किया जाता है। हर एक जो विशेष विषय क्षेत्र है, ये विशिष्ट समस्याएं हैं, ये क्रियाएं हैं, उनकी जांच पड़ताल में प्रयोग किया जाता है। नॉलेज ऑफ, इसमें विधि के प्रयोग की योग्यता की अपेक्षा, ध्यान से देखें, विधि के प्रयोग, कोई मेथडोलॉजी मान लो हम यूज कर रहे हैं, उसके प्रयोग की योग्यता की अपेक्षा विधि के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। हमें प्रयोग की योग्यता के ऊपर ध्यान नहीं देना है, इसमें
लेकिन विधि के ज्ञान पर बल देना है। इसमें विधि का ज्ञान होना चाहिए। यही नॉलेज में कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स की जो डोमेन है नॉलेज, उस पर इसमें ज्ञान पर बल दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप स्वास्थ्य अवधारणाओं के मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान, जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, उनकी हमें यूज करने की बजाय पहले हमें उनकी नॉलेज होनी चाहिए। जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक हमें उसको प्रयोग में ला ही नहीं सकते। ये बातें आपको समझ में आई? जो नॉलेज है उसका उद्देश्य क्या है? हमें किसी भी टॉपिक्स की, किसी भी परंपरा की, किसी भी फैक्ट्स की, किसी भी टर्मिनोलॉजी की, उसकी हमें नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे देखें। वर्गों एवं वर्गीकरण का ज्ञान, नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज। इसमें उन वर्गों, उपवर्गों, विभाजनों तथा प्रबंधों का ज्ञान सम्मिलित है जिन्हें किसी विशिष्ट क्षेत्र, प्रयोजन, तर्क अथवा समस्या के लिए बुनियादी समझा जाता है। उदाहरण स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं अथवा सामग्रियों से संबंधित समूचे क्षेत्र को पहचानना। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी लॉजिक है, कोई भी उद्देश्य है, उनकी समझ इसमें जरूरी है। सार्वभौमिक एवं अमूर्त विचारों का ज्ञान, अमूर्त विचारों का ज्ञान होना चाहिए, यूनिवर्सल नॉलेज होनी चाहिए। इनका संबंध नियमों, सामान्यीकृत विचारों, सिद्धांतों तथा संरचनाओं के साथ है। ये अमूर्त एवं जटिल विचारों का उच्चतम स्तर है। प्रो ब्लूम ने इस शाश्वत ज्ञान के 2 रूपों का उल्लेख किया है। इसमें जो 2 रूप हैं, इसको ध्यान से देखें। नियमों एवं सामान्यीकरणों का ज्ञान, नियमों एवं सामान्यीकरणों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन। इसमें विशिष्ट अमूर्त विचारों का ज्ञान सम्मिलित है। जो घटना पटल का सार प्रस्तुत करते हैं। ये अमूर्त विचार उस कार्य अथवा दिशा की व्याख्या करते हैं या उनका पूर्वानुमान लगाते हैं जो सर्वाधिक उचित एवं प्रासंगिक होती है। उदाहरण स्वरूप किसी विशिष्ट संस्कृति के मुख्य सामान्यीकरणों का प्रत्यास्मरण करना। कोई भी बच्चा है, उसको उसकी, मान लो कोई भी संस्कृति है, उसकी कोई भी धर्म है, उसको नॉलेज होती है और उस जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उनकी जो रीति रिवाज है उनका उसको सामान्यीकरण, उसकी नॉलेज उसको मिल जाती है और वो जो नॉलेज है उसकी मेमोरी में वो रहती है। ये हो जाता है सामान्यीकरण का ज्ञान। नियम और सामान्यीकरण, जो भी उसके रीति रिवाज है, नियम है, उनका उसको नॉलेज हो जाती है और तभी उसका जनरलाइजेशन हो जाता है। सिद्धांतों एवं संरचनाओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ थ्योरीज एंड स्ट्रक्चर्स। ये अत्यंत अमूर्त रचनाएं हैं। विशिष्टताओं के व्यापक क्षेत्र के आंतरिक संबंधों एवं उनके गठन को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप विशिष्ट संस्कृतियों के मुख्य सिद्धांतों का प्रत्यास्मरण, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया है, उसके जो सिद्धांत होते हैं, कोई भी संस्कृति है उसके सिद्धांत होते हैं, उसकी संरचनाएं होती है, उनका ज्ञान। ये था हमारा नॉलेज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन, बोध। क्या होता है कॉम्प्रीहेंशन? जो कॉम्प्रीहेंशन कैटेगरी है कॉग्निटिव डोमेन की, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। यह वर्ग विवेक के निम्नतम स्तर की, और यह भी लो लेवल में ही आता है। पहले नॉलेज आएगा, फिर कॉम्प्रीहेंशन आएगा। यह ज्ञान पर आधारित होता है। देखो, ज्ञान के बिना बोध का मीनिंग अगर किसी को नहीं पता तो इसका मतलब है समझ। ठीक है, ज्ञान के बिना बोध नहीं हो सकता। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको समझ नहीं आ सकती। ज्ञान है तभी आपको समझ में आएगा।
बोध का अर्थ है तथ्यों, विचारों, विधियों, प्रक्रियाओं, नियमों तथा सिद्धांतों आदि की बुनियादी समझ। कोई भी तथ्य जो भी हमने नॉलेज के अंदर पढ़े हैं, जो नॉलेज के अंदर हमने पढ़े हैं, किसी भी जो तथ्य हैं, विचार हैं, विधियां हैं, प्रक्रिया हैं, नियम हैं, सिद्धांत है, पहले हम अभी तक हमें उनका ज्ञान होना जरूरी था, और ज्ञान होने के बाद हमारे अंदर आएगी समझ, बुनियादी समझ। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षार्थी को जो कुछ बताया जाता है वह उसका अनुवाद कर सकता है, उसका सारांश दे सकता है। कोई भी मान लो आपको कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी समझाया जा रहा है, तो उसके अंदर ज्ञान आने के बाद वो उसको समझ सकता है, उसको ट्रांसलेट कर सकता है, उसका सारांश दे सकता है, उसका कंक्लूजन निकाल सकता है, उसके एक्सप्लेनेशन कर सकता है। ये सब बातें बोध तभी होगा जब हमें ज्ञान होगा, और उसका विस्तार कर सकता है। अतः बोध उद्देश्यों में 3 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इसमें बातें हैं बोध के अंदर, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन और एक्सट्रापोलेशन, ये आपने ध्यान से देखनी है। ट्रांसलेशन, विद्यार्थी से प्राप्त ज्ञान का अपने शब्दों में अनुवाद करने या उसका सारांश करने की आशा की जाती है। जब उसको ज्ञान हो जाता है विद्यार्थी को, तो उसे आशा की जाती है कि वो अपने आप किसी भी जो टॉपिक है उसको ट्रांसलेट करे, उसको अनुवाद करे, उसका सारांश करे। अनुवाद करने की योग्यताओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। एक स्तर से दूसरे स्तर में अनुवाद करने अथवा संक्षेप करने की योग्यता। एक प्रतीकात्मक रूप से दूसरे प्रतीकात्मक रूप में अनुवाद करने की योग्यता, जैसे ग्राफिक प्रस्तुति का शब्दों में अनुवाद करना। कोई भी ग्राफ दे दिया, जैसे मैथ्स है, मैथ्स के अंदर कोई ग्राफ दे दिया, और ग्राफ के अंदर आपको डिटेल में बताना है कि इसका मतलब क्या है, किस कैंडिडेट ने क्या काम किया, कितना किया, उसको शब्दों में अनुवाद करना। ये होती है बोध, समझ। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की योग्यता। मान लो इंग्लिश में हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की एबिलिटी, ये होती है बोध, समझ। जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा, जब तक उसको रूल्स रेगुलेशन नहीं पता होंगे, तब तक कॉम्प्रिहेंशन नहीं आ सकता। आगे देखिए ध्यान से। इंटरप्रिटेशन, विवेचन, कोई भी किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स देना। विवेचन का अर्थ है उदाहरण देना, अंतर प्रस्तुत करना, वर्गीकरण करना, पुनः व्यवस्थित करना, प्रमाणित करना, सामान्यीकरण करना आदि। उदाहरण स्वरूप विभिन्न प्रकार के सामाजिक आंकड़ों की व्याख्या करना। कोई भी मान लो जनगणना कर रहे हैं, उसके जो सामाजिक आंकड़े हैं, जो डाटा है, उसके व्याख्या करना, उसका एक्सप्लेन करना, अलग अलग कौन सी फैमिली में कितने जेंट्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने बच्चे हैं, ये सब बातें। ये इंटरप्रिटेशन, किसी भी चीज का मतलब कि किसी भी विषय का उल्लेख करना, किसी भी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन देना, ये आता है इंटरप्रिटेशन में। आगे देखें, एक्सट्रापोलेशन, उल्लेख करना। एक्सट्रापोलेशन किसी भी विषय की, किसी भी जानकारी की, किसी भी जानकारी से पहले ही उसका पूर्वानुमान लगाना, ये होता है एक्सट्रापोलेशन, उल्लेख। इसका अर्थ है ज्ञान के प्रयोग को समझना। अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, ज्ञान के बाद हम कर रहे हैं बोध, प्रयोग, समझ। ज्ञान के बाद होता है समझ। ज्ञान के प्रयोग को समझना, ज्ञान का प्रयोग करेंगे और उसका अन्य विषयों एवं क्षेत्रों में उल्लेख करना। जब जैसे जैसे हमें ज्ञान आता जाएगा, वैसे वैसे हमें समझ आती जाएगी, और वैसे वैसे हम उस समझ का प्रयोग करेंगे किसी भी विषय में, किसी भी फील्ड में, उसको उल्लेख करके, उसका पूर्वानुमान लगाकर। यह प्रवृत्तियों, पूर्वानुमानों तथा निहित ज्ञान के प्रयोग की योग्यता की ओर इंगित करती है। इसमें तथ्यों में अंतर स्पष्ट करने की, प्रक्रिया की व्याख्या करने, कोई भी फैक्ट्स हैं उसमें अंतर स्पष्ट करने की, प्रक्रिया की व्याख्या करने तथा निष्कर्षों पर पहुंचने की योग्यता भी सम्मिलित है। इसके अंदर किसी भी कंक्लूजन पर हम पहुंच सकते हैं। ये थे हमारे बोध
कॉम्प्रीहेंशन की जो क्रियाएं हैं उसके अंदर जो जो बातें शामिल हैं, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, एक्सट्रापोलेशन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे हम बढ़ते हैं प्रयोग, एप्लीकेशन की तरफ। इस वर्ग में विशिष्ट एवं ठोस स्थितियों में अमूर्त ज्ञान का प्रयोग सम्मिलित है। यह ज्ञान सामान्य विचारों, नियमों, प्रक्रियाओं अथवा सामान्यकृत विधियों के रूप में हो सकता है। जैसे जैसे हमें ज्ञान आएगा उसके बाद हमें समझ आएगी और उसके बाद हम क्या करना सीख जाएंगे, उस ज्ञान और समझ का प्रयोग करना सीख जाएंगे। कोई भी विचार है, नियम है, प्रक्रियाएं हैं, उनका हम एक विधि के रूप में प्रयोग करना सीख जाएंगे। तथ्यों, नियमों, विचारों एवं सिद्धांतों का प्रयोग होना चाहिए। प्रयोग उद्देश्य के भी 3 स्तर है। जो प्रयोग उद्देश्य है उसके भी 3 स्तर हैं। ध्यान से देखें। तथ्यों, नियमों, अधिनियमों, सिद्धांतों का सामान्यीकरण करना, विद्यार्थियों की कमजोरियों का निदान करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रयोग के अंदर क्या आएगा, एप्लीकेशन के अंदर डायग्नोसिस ऑफ प्यूपिल्स वीकनेसेस। हम इसमें क्या कर सकते हैं, बच्चे की जो कमजोरी है, कहां पर वो वीक है, किस सब्जेक्ट में वीक है, किस टॉपिक में वीक है, किस पॉइंट पर वीक है, उसका हमें डायग्नोसिस करना सीख जाते हैं। ये प्रयोग के अंदर शामिल है, एप्लीकेशन के अंदर शामिल है। विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य सामग्री अर्थात शब्दों एवं नियमों आदि का प्रयोग करना, एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट और टर्म्स एंड लॉ बाय द प्यूपिल्स। जो भी पाठ्य सामग्री है, कोई भी शब्द है, कोई भी नियम है, उसका जो विद्यार्थी है प्रयोग करना सीख जाते हैं। ये थी हमारे एप्लीकेशन के अंदर शामिल। आई होप आपको एप्लीकेशन तक समझ में आया होगा। आगे देखें, बिल्कुल ध्यान से। एक बार प्रयोग तत्व है जो उसके उदाहरण भी हम देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञानों को सामान्यीकृत करने की योग्यता, भौतिक विज्ञानों के सिद्धांतों एवं नियमों के व्यवहारिक स्थितियों में प्रयोग करने की योग्यता, प्रयोग उद्देश्य विद्यार्थी में पूर्वानुमान की योग्यता। इसमें पूर्व कथित दोनों वर्गों की कुछ विशेषताओं का समावेश है। जो हमने दोनों विशेषताएं ज्ञान और बोध किया है उसके प्रयोग के अंदर वो भी शामिल है। आगे देखें, विश्लेषण, एनालिसिस। विश्लेषण का संबंध उच्चतर स्तर की समझ के साथ है। यह हमारा जाता है, जो लो लेवल थे उससे थोड़ा सा बढ़कर उच्चतर स्तर में ये मीडियम लेवल पर आ जाता है। और उच्चतर और उच्चतम में फर्क होता है। उच्चतम आएगा जो नेक्स्ट, आगे देखते रहिए उच्चतम स्तर में क्या शामिल होगा। विश्लेषण का संबंध उच्चतर स्तर की समझ के साथ है। यह समझ तभी आ सकती है जब ज्ञान, बोध और प्रयोग के उद्देश्यों की प्राप्ति हो चुकी हो। विश्लेषण में पाठ्य सामग्री को परस्पर संबंधित तत्वों में बांटा जाता है। विश्लेषण उद्देश्य के भी 3 स्तर हैं। इसमें देखिए, जो विश्लेषण है उसके भी 3 स्तर हैं। कैसे कैसे विश्लेषण होता है। तत्वों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स। इसमें संप्रेषण के तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। जो कम्युनिकेशन होता है उनका विश्लेषण किया जाता है। संबंधों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप। इसमें संप्रेषण के तत्वों के संबंध का विश्लेषण किया जाता है। जो संप्रेषण है उसके जो तत्व है और उनका संबंध कैसा है उसमें भी एनालिसिस किया जाता है। व्यवस्थित नियमों का विश्लेषण। इसमें संप्रेषण के व्यवस्थित नियमों का विश्लेषण किया जाता है। व्यवस्थित नियमों में उनका संगठन, विधिवत प्रबंध तथा संरचना का समावेश होता है। इसमें स्पष्ट एवं अस्पष्ट दोनों प्रकार की संरचनाओं का समावेश होता है। ये थे हमारे एनालिसिस। कोई भी कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन है जो मेन पॉइंट्स रहेगा।
कम्युनिकेशंस है जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में, उसका जो तत्व है उनका विश्लेषण। आगे देखिए, अब हम करेंगे संश्लेषण, सिंथेसिस। सिंथेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संश्लेषण को रचनात्मक उद्देश्य भी कहा जाता है, इसको क्रिएटिव जो ऑब्जेक्टिव है वो भी इसको बोला जाता है संश्लेषण को। जो अभी तक हमने सीखा ज्ञान, बोध, प्रयोग और विश्लेषण, उन्हीं को अगर हम एक एक करके जोड़ दें तो उनका बन जाएगा संश्लेषण। कोई भी विश्लेषण किए गए तत्वों को अगर जोड़ दें तो वो बन जाएगा संश्लेषण। इसमें विश्लेषित किए गए तत्वों का संश्लेषण करके एक नए एवं पूर्ण रूप की रचना की जाती है। इससे विद्यार्थियों में रचनात्मक योग्यताओं का विकास होता है। यह निश्चित रूप से अधिगम का उच्चतर स्तर है, ये भी उच्चतर स्तर है, ना कि उच्चतम, मीडियम लेवल का स्तर है ये भी संश्लेषण। इसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग एवं विश्लेषण का समावेश होता है। संश्लेषण के भी 3 स्तर हैं, ध्यान से देखें बिल्कुल। अद्भुत संप्रेषण की उत्पत्ति, प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिक कम्युनिकेशन। इसमें संप्रेषण का वह रूप विकसित होता है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों के सम्मुख अपने विचार, भाव एवं अनुभव व्यक्त करता है। उदाहरण स्वरूप प्रभावशाली ढंग से व्यक्तिगत अनुभव व्यक्त करने की योग्यता। जो अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है तो उसमें क्या होता है, सिंथेसिस। सिंथेसिस का उच्चतर स्तर है जो उसने हासिल कर लिया होता है। आगे देखें, योजना अर्थात प्रस्तावित क्रियाओं की उत्पत्ति, प्रोडक्शन ऑफ प्लान और प्रपोज सेट ऑफ ऑपरेशंस। इसमें योजना अथवा प्रस्तावित क्रियाओं की उत्पत्ति निहित है। इस योजना में विद्यार्थियों को दिए गए कार्य की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। विद्यार्थी स्वयं भी इस प्रकार की योजना की उत्पत्ति कर सकता है। उदाहरण स्वरूप किसी विशिष्ट शिक्षण स्थिति के लिए शिक्षण इकाई को आयोजित करने की योग्यता। ये थी हमारी प्रोडक्शन ऑफ प्लान। कोई भी प्लान है उसको अगर हम कुछ उसका निर्माण कर सकते हैं, ये संश्लेषण क्रिएटिव एक्टिविटी है। ये क्रिएटिव इसको उद्देश्य माना गया है, तो इसमें किसी भी जो योजना है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अमूर्त संबंधों की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशंस। इसमें अमूर्त संबंधों का विकास निहित है, अर्थात किसी विशिष्ट आंकड़े अथवा घटना पटल की व्याख्या करने या उसका वर्गीकरण करने के लिए अमूर्त संबंधों की व्युत्पत्ति की जाती है। या बुनियादी प्रस्तावों अथवा प्रतीकात्मक प्रस्तावों से अमूर्त संबंधों की व्युत्पत्ति की जाती है। उदाहरण स्वरूप गणित की खोजें करना तथा समानीकरण की योग्यता। याद है, अमूर्त संबंध की व्युत्पत्ति कोई भी अब्स्ट्रैक्ट जो रिलेशंस हैं, किसी भी डेटा के ऊपर काम करना। कोई जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गणित की खोजें करना या फिर समानीकरण की योग्यता, ये होती है सिंथेसिस। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण, ये हमने जो 5 कैटेगरी थी कोग्निटिव डोमेन की अच्छे से कर ली है। अब हम इसकी जो लास्ट कैटेगरी आएगी वो आएगी इवेल्युएशन की। इन 5 कैटेगरी को कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचेंगे इवेल्युएशन पर। मूल्यांकन ज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम उद्देश्य है, ये हाई लेवल का उद्देश्य है। ये जब तक हमें 5 उद्देश्य के बारे में समझ नहीं आती तब तक हम इवेल्युएशन पर नहीं जा सकते। यह विद्यार्थी में उस योग्यता का विकास करता है जिसके द्वारा वह ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण एवं संश्लेषण से प्राप्त अपनी उपलब्धि की उचित जांच करता है कि उन्होंने क्या क्या सीखा, कैसे कैसे सीखा और क्या उसने विश्लेषण, संश्लेषण, उसको जो लास्ट में जो उपलब्धि मिलती है, जो अचीवमेंट मिलती है, उसका उसने इवेल्युएशन करना होता है। जो टीचर्स हैं
या फिर स्टूडेंट हैं, टीचर्स भी इवेलुएट कर सकता है और जो स्टूडेंट है वह भी अपने आप को इवेलुएट कर सकता है। इसमें उपयुक्त 5 वर्गों का समावेश होता है। इसे विद्यार्थी से किसी विशिष्ट विचार, वस्तु, नियम या सिद्धांत के संबंध में उचित गुणात्मक एवं परिमाणात्मक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव निर्णय लेने की आशा की जाती है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के उपयुक्त वर्गों से प्राप्त सभी योग्यताओं के प्रयोग से वह उचित निर्णय लेता है। मूल्यांकन के 2 स्तर। इसमें क्या होता है, बच्चे को इवेलुएट करना होता है, उसको निर्णय, कोई डिसीजन भी इसमें लेना होता है। मूल्यांकन के देखिए 2 स्तर हैं, कैसे कैसे वो डिसीजंस ले सकता है। वस्तु एवं विधियों का आंतरिक निर्णय, कोई भी वस्तुएं हैं, कोई भी विधि है, कोई भी मेथड है, उनका आंतरिक निर्णय, इंटरनल जजमेंट ऑफ द मटेरियल एंड मेथड्स। वस्तुओं एवं विधियों का बाह्य निर्णय, एक्सटर्नल जजमेंट ऑफ द मटेरियल एंड मेथड्स। इसमें जो निर्णय है, डिसीजन, इवेल्युएशन के अंदर क्या आएगा, डिसीजन। जो मेन पॉइंट रहेगा वो रहेगा डिसीजन, किसी भी वस्तु का, किसी भी मेथड्स का, किसी भी विचार का, किसी भी सिद्धांत का, उनका डिसीजन। और क्वांटिटेटिव डिसीजन भी हो सकता है और क्वालिटेटिव डिसीजन भी हो सकता है। ये डिसीजन है जो मेन पॉइंट रहेगा, जजमेंट। तथ्यों, अधिनियमों, नियमों तथा सिद्धांतों की सत्यता के मूल्यांकन के लिए दोनों प्रकार के मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। इससे निर्णय की शक्ति का विकास होता है। जो इवेल्युएशन है इसमें क्या होगा, निर्णय की शक्ति का विकास। जो स्टूडेंट है वो कैसा, किस टाइप का डिसीजन ले सकता है, इंटरनल जजमेंट और एक्सटर्नल जजमेंट, एनी मटेरियल एंड मेथड्स। ये था हमारा कॉग्निटिव डोमेन के जिस कैटेगरी में, 6 कैटेगरी में बांटा गया है कॉग्निटिव डोमेन को। उन जो 6 कैटेगरी है उनको हमने अच्छे से पढ़ा, समझा, और इसमें जो भी आगे आएगी अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से उसको जो कैटेगरी है उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको जो भी ये डोमेन्स की कैटेगरी थी उनको डिटेल में समझा, और आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसको हम ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। और इसका सिलेबस है जो काफी वाइड है, और जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो आपको कंप्लीट यहाँ पर करवाया जाएगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।